नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4.2। साथ में आपके शिखा ठाकुर, मेरे साथ मौजूद हैं प्रीति, सृष्टि और अंजलि। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया के शानदार 10 साल पूरे हो गए हैं और इस ऐतिहासिक मौके को मनाने के लिए दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस समारोह की सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल हुए। पिछले एक दशक में देश के भीतर स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में इस पहल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और अब ये जश्न उसी सफलता को दर्शाता है। और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप जगत से जुड़े युवाओं और उभरते हुए उद्यमियों से सीधी उन्होंने बातचीत की। पीएम मोदी ने उन लोगों के अनुभव जाने जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और आज देश की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये बातचीत नए उद्यमियों के लिए काफी प्रेरणादायक होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर इनोवेटिव आइडियाज और युवाओं की मेहनत की सराहना भी करते हैं। जब भारत की स्टार्टअप जर्नी की बात होगी तो यहां इस हॉल में बैठे कितने ही युवा खुद में एक ब्राइट केस स्टडी बनने वाले हैं। और साथियों, मुझे ये देखकर और भी अच्छा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया का मोमेंटम लगातार तेज हो रहा है। आज के स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं, यूनिकॉर्न अपने आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल के सबसे बड़ा जंप। स्टार्टअप अभियान की शुरुआत 2016 में हुई थी और इन 10 सालों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। इस कार्यक्रम में देश भर के मशहूर यूनिकॉर्न फाउंडर्स और छोटे शहरों से आए स्टार्टअप संचालकों ने भी हिस्सा लिया। सरकार का मकसद इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये दिखाना है कि कैसे सरकारी मदद और सही नीतियों ने भारतीय युवाओं को नौकरी मांगने वालों की बजाय नौकरी देने वाला बना दिया। आप याद करिए, 10 साल पहले हालत क्या थे। इंडिविजुअल एफर्ट्स और इनोवेशन के लिए बहुत गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया। हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। देश के विकास में तकनीकी और नए विचारों के महत्व पर जोर देते हुए इस उत्सव को एक बड़े मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है और इससे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को और उड़ान मिलेगी। आज देश में 2 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। भारत मंडपम का ये जश्न इसी बड़ी कामयाबी और आने वाले विकसित भारत के संकल्प को समर्पित है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही पार्टी में नए नेतृत्व की ताजपोशी का रास्ता भी साफ हो गया। मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का इस पद पर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। 19 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया होगी और 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। जेपी नड्डा के लंबे कार्यकाल के बाद अब पार्टी की कमान एक युवा चेहरे के हाथों में जाने वाली है।
चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 19 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। खास बात यह है कि नितिन नवीन के समर्थन में कई नामांकन पत्र भरे जाने की उम्मीद है, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के हस्ताक्षर होंगे। नामांकन के साथ ही उसी दिन पत्रों की जांच भी कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रस्तावक के रूप में मौजूद रह सकते हैं, जो पार्टी के एकजुटता और एक नेतृत्व पर शीर्ष नेतृत्व के भरोसे का प्रतीक होगा। तो 20 जनवरी को औपचारिक चुनाव और परिणाम की घोषणा होगी। तो वहीं 46 साल की उम्र में नितिन नवीन बीजेपी के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उनकी ताजपोशी को भव्य बनाने के लिए दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में खास तैयारियां भी की जा रही हैं और इस अवसर पर बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है। जानकारों का यह कहना है कि नवीन के निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि उनके नाम पर पार्टी और आरएसएस दोनों की सहमति है। नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद 21 जनवरी को नितिन नवीन सभी प्रदेश के अध्यक्षों और संगठन मंत्रियों के साथ पहली बार बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी के अगले दशक के रोड मैप और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। फरवरी के अंतिम सप्ताह में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रस्तावित है और जहां उनके चुनाव संवैधानिक रूप से मंजूरी दी जाएगी। इस नेतृत्व परिवर्तन को बीजेपी एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देख रही है, जहां अनुभव और युवा ऊर्जा के मेल पर जोर दिया जाएगा। और अब जिक्र करेंगे बीएमसी चुनाव का। बीएमसी चुनाव के रुझानों में बीजेपी ने 100+ का आंकड़ा पार किया है। मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसे महायुति की ऐतिहासिक जीत बताई है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा कि मुंबई की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन और राज्य में महायुति सरकार के काम पर अपनी मुहर लगा दी है। पार्टी के मुताबिक बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा पार करना दिखाता है कि मुंबई अब विकास की एक नई राह पर चलने के लिए तैयार है और दशकों पुराना एकाधिकार अब खत्म हो गया है। तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व की जमकर तारीफ की। पार्टी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली और उनकी विकास परक राजनीति पर अटूट भरोसा व्यक्त किया। फडणवीस के रणनीतिक कौशल और मुंबई के बुनियादी ढांचे को सुधारने के उनके संकल्प ने मतदाताओं को प्रभावित किया। बीजेपी का मानना है कि ये जीत फडणवीस के उस विजन की जीत है जिसमें उन्होंने नया मुंबई बनाने का वादा किया था। जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन ज़ी ने ये वीपी के पक्ष में मतदान दिया है। तो इस चुनाव के नतीजों में एक दिलचस्प पहलू युवा पीढ़ी और जेनजी मतदाताओं का समर्थन रहा है। बीजेपी ने दावा किया है कि पहली बार वोट देने वाले युवाओं और युवा पीढ़ी ने विपक्ष के पुराने नैरेटिव को नकार कर विकसित भारत और विकसित मुंबई के संकल्प का साथ दिया है। महायुति की मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम और डिजिटल सुविधाओं के वादों ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। बीजेपी ने महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए इस जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। पार्टी ने कहा कि वोटर ने जाति और धर्म राजनीति से ऊपर उठकर केवल विकास को चुना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ किया गया कि महायुति की ये जीत सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में गठबंधन का परचम है। और बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को इस कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी और जल्द ही मुंबई को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी तरीके की आतंकी साजिश या खलल को रोकने के लिए भलसफा डोडा इलाके में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के कड़े घेरे में लिया है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान दिन रात मुस्तैद हैं ताकि 26 जनवरी का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। लोगों के मन में सुरक्षा का एहसास जगाने के लिए संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। सोशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों और घने जंगलों की ओर रुख किया है जहां छिपने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। इन दुर्गम इलाकों में बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जवानों की छोटी छोटी टीमें पैदल गश्त करती हैं ताकि हर कोने की जांच की जा सके। संदिग्ध ठिकानों पर अचानक छापेमारी जारी है जिसमें असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है।
और इस बार सर्विलांस को लेकर कोई ढील नहीं बरती जा रही है। आधुनिक कैमरों और ड्रोन के जरिए उन रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है जहां आमतौर पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। मुख्य सड़कों और बाजारों में भारी पुलिस बल तैनात है और हर आने जाने वाली गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। खुफिया एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर पल पल की जानकारी साझा की जा रही है ताकि किसी भी इनपुट पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। सुरक्षा बलों ने स्थानीय निवासियों के साथ बैठकें की ताकि सूचना तंत्र को और मजबूत बनाया जाए। आम जनता को हिदायत दी गई कि वो अपने पहचान पत्र साथ रखें और जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों का साथ दें। डोडा के एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी के साथ साथ स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस को सुरक्षित बनाने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक की निगरानी रखी जा रही है। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में मट्टू पोंगल का त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर लोग अपने पशुओं के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि खेती और ग्रामीण जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सुबह से ही घरों और मंदिरों में उत्सव का माहौल बना हुआ है और लोग पारंपरिक वेशभूषा में अपने पशुओं की सेवा करने में जुटे हुए हैं। उत्सव की सबसे खास रौनक प्रसिद्ध बैकुंठपति पेरुमल मंदिर में देखने को मिल रही है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु अपने मवेशियों को लेकर पहुंचे हैं। यहां गायों और बैलों को पवित्र स्नान कराने के बाद उन्हें विशेष रूप से सजाया गया है। पशुओं के सींगों को चमकीले रंगों से रंगा जाता है और उनके गले में ताजे फूलों की मालाएं और घंटियां बांधी गई है। मंदिर परिसर में पशुओं की पूजा का यह दृश्य बेहद ही अद्भुत दिखाई दे रहा है। तो वैकुंठपति पेरुमल मंदिर में आयोजित इस पूजा में पशुओं को भगवान का रूप मानकर उनकी आरती उतारी गई। लोगों ने पारंपरिक पोंगल प्रसाद तैयार किया और सबसे पहले उसे अपने गौवंश को खिलाया। मान्यता है कि इस दिन मवेशियों की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और खेतों की पैदावार अच्छी होती है। मंदिर में मौजूद पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ पशुओं के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थनाएं भी संपन्न की। तूतुकुड़ी के ग्रामीण और शहरी इलाकों में इस दिन मेले जैसा माहौल होता है और बच्चे बड़े सभी बढ़ चढ़ के इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं। जगह जगह लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आवाज गूंज रही है। मट्टू पोंगल का यह त्योहार न केवल पशुओं के प्रति सम्मान दिखाने का एक जरिया है, बल्कि ये तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इंसान प्रकृति के गहरे जुड़ाव को भी दिखाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शानदार उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पतंगबाजी का ये उत्सव पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा। गृह मंत्री के मुताबिक ये खेल और संस्कृति का एक ऐसा मेल है जो आने वाले समय में एक राष्ट्रीय त्योहार का रूप ले सकता है। उन्होंने आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को भारत की एकता और प्रगति का प्रतीक बताया है। और इस कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए को एक खास सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूरे देश के लिए पतंग महोत्सव का मुख्य केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक विशेष कमेटी बनाने का आग्रह किया है जो इस उत्सव को और बड़े स्तर पर ले जाने की योजना तैयार करेगी। उनका मानना है कि दिल्ली में इसके लिए बेहतरीन सुविधाएं और माहौल मौजूद है। गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस महोत्सव को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे जनता की भागीदारी सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब आम लोग और पतंगबाजी के शौकीन इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, तभी यह उत्सव सही मायनों में भव्य बन पाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आयोजन को इतना व्यापक बनाए कि देश दुनिया से लोग इसे देखने और इसमें शामिल होने के लिए खींचे चले आए। और आज दिल्ली सरकार और डीडीए ने एक तीसरे पतंग महोत्सव का आयोजन किया है। ये शुरुआत जो हुई है वो शुरुआत इसको सातत्यपूर्ण प्रयास से ज्यादा लोकप्रिय, ज्यादा लोकभोग्य बनाने की जरूरत है। मित्रों, पतंग उत्सव इस समग्र देश की जनता को दिल्ली से जोड़ेगा और आगे ये जाकर समग्र देश का उत्सव बन सकता है। और मेरा तो आग्रह है दिल्ली प्रशासन से और डीडीए से कि पतंग उत्सव को दिल्ली में और सारे देश में पतंग उत्सव में दिल्ली के पतंग उत्सव को केंद्र बनाने के लिए एक समिति बनाकर इसके विस्तार का और इसकी जन भागीदारी का चिंता कर इसको एक प्रकार से परिपूर्ण उत्सव बनाना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के इस मंच से भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। महोत्सव में कई देशों के पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं और जो अलग अलग आकारों के और रंगों के पतंगों को दिल्ली के आसमान में सजा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। अमित शाह ने उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में ये आयोजन न सिर्फ दिल्ली बल्कि पर्यटन और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा।